Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohur. So, today I'm going to explain about the topic of VED analysis, and second topic of today's presentation will be a National Health Policy 1983. So, I am continuing with the topic. So, पिछले जो मेरे क्लास थी या जो लाइव सेशन मैंने किया था, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मटेरियल मैनेजमेंट और उसमें जो है उसके साथ में एबीसी एनालिसिस जो उसके अंडर आता है कि हम मटेरियल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टाइप का मटेरियल है तो उसकी एक क्लासिफिकेशन रहती है। पिछली बार मैंने आपको मटेरियल मैनेजमेंट, उसके इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस और प्रोसेस और एबीसी एनालिसिस कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें दो सब टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज वीईडी एनालिसिस और सेकंड इसमें टॉपिक आज का है National Health Policy 1983. Okay, so I'm continuing with the topic. So, topic is VED analysis. What do you mean by the term VED analysis? So, VED analysis क्या है? जैसे कि हमने ABC analysis किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसी की तरह पे यहाँ पे है VED. इन VED मेथड वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल, तीन कैटेगरीज में हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं कि कोई भी हमें जो प्रोडक्ट्स हमें या मटेरियल हमें प्रोक्योर करना है चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी हमने पहले कैटेगराइजेशन की थी कॉस्ट और सेकंड उनकी यूजेज के अकॉर्डिंगली एबीसी एनालिसिस में हमने वो चीज देखी थी। लेकिन यहाँ पे अब वीडी एनालिसिस है तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल। तो इसके हिसाब से हम वाइटल और असेंशियल और डिजायरेबल, वाइटल दैट मीन्स जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वाइटल इंपॉर्टेंट वन है, सबसे ज्यादा जो इनकी जरूरत रहती है, इनके बगैर जो है काम वो नहीं चल पाएगा। तो वाइटल है वो कैटेगरी में जो मटेरियल या प्रोडक्ट्स आएंगे या रिक्वायरमेंट्स हम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाइटल कैटेगरी में आएंगे। असेंशियल का मतलब है जरूरी। जरूरी ये है कि जिनका अगर थोड़े टाइम तक, वैसे वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर थोड़े टाइम तक ऐसा है कि अगर हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो खत्म हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन वो एक जरूरी कैटेगरी में आते हैं कि इनका उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है असेंशियल और के अंडर जो है इन असेंशियल प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो काम है उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी। और लास्ट है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है अगर उनका स्टॉक लिमिटेड है, खत्म हो भी गया, तो फिर भी थोड़े देर तक काम हम चला सकते हैं, तो ये डिजायरेबल की कैटेगरी में आगे जाके आएंगे। ओके, सो इन वीडी मेथड ईच स्टॉक item is classified on either vital, essential and desirable based on how critical the item is for providing हेल्थ केयर सर्विसेज। सो तीन कैटेगरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। इस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट्स को डिवाइड करते हैं कि जैसे उनकी जैसे की रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो, और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में उतनी कितनी जरूरत है। द वाइटल आइटम्स आर स्टॉक्ड इन अबंडेंस एंड एसेंशियल आइटम्स आर स्टॉक्ड इन मीडियम अमाउंट्स एंड डिजायरेबल आइटम्स आर स्टॉक्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। ओके, तो वाइटल जो हैं आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है, तो उनको हम एक बहुत ज़्यादा स्टॉक में, हम अबंडेंस में, मास लेवल पर उनकी जो है प्रोक्योरमेंट करते हैं। और जो असेंशियल आइटम्स हैं, जरूरी हैं, उनका स्टॉक जो है वो मीडियम होता है, और जो डिज़ायरेबल आइटम्स है वो हमेशा ही हम स्मॉल अमाउंट्स में जो है वो रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाइटल एंड एसेंशियल आइटम्स आर ऑलवेज इन स्टॉक विच मीन्स अ मिनिमम डिस्ट्रप्शन इन द सर्विसेज ऑफर टू द पीपल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वाइटल और असेंशियल आइटम्स जो होती हैं ओके, वाइटल एंड एसेंशियल आइटम्स जो होती हैं वो हमेशा ही स्टॉक में हम रखते हैं ताकि हम सर्विसेज जो है उनको इफेक्टिवली आके प्रोवाइड करवा पाए। ओके, so that was the introduction about the VED analysis. Second one is the VED. सेकेंड वन इज द वीईडी मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे कि आपको मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल एबीसी एनालिसिस में बताया था, वैसे ही आज मैं आपको वीईडी मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में बताने जा रहा हूँ। इन वीईडी एनालिसिस द इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज पर द फंक्शनल इंपॉर्टेंस अंडर द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, जैसे कि वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल क्या है?
तो इनका कंट्रोल हम कैसे करते हैं? आइटम्स विदाउट विच ट्रीटमेंट कम्स टू स्टैंड स्टिल। ये वो आइटम्स होती हैं, एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, कि जिनके बिना अगर ये उस हॉस्पिटल में नहीं है तो ट्रीटमेंट है जो वो रुक जाएगा, उसके बगैर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। जैसे कि दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी टॉलरेटेड। जो इनकी नॉन अवेलेबिलिटी है, अगर ये प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी या ये नहीं मिल रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे सर्विसेज प्रोवाइड करने में। द वाइटल आइटम्स आर स्टॉक्ड इन अबंडेंस, एसेंशियल आइटम्स एंड वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में इनको रखा जाता है। इनका जो स्टॉक है उसको आउट नहीं होने दिया जाता, रेगुलर इनकी सप्लाईज चलती हैं, इनका स्टोर को मैनेज किया जाता है। ओके, सो ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं इसके इस कैटेगरी में जो इसके अंडर आती हैं, तो वो बहुत ही जरूरी होती हैं, जिनके बिना ट्रीटमेंट जो है एक हॉस्पिटल में रुक जाएगा। ओके, next second one is the essential items whose non-availability can be tolerated for 2 to 3 days। जो मैंने पहले बताया कि जिनका हम थोड़ी देर के लिए तो वेट कर सकते हैं, 2 या 3 दिन, और ट्रीटमेंट एज सच स्टैंड स्टिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रोवाइड नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद में हमें प्रॉब्लम्स जो हैं एक हॉस्पिटल में हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमने, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। Okay, because similar or alternative items are available and essential items are stocked in medium amounts. Purchase is based on the rigid requirements and reasonably strict watch. Okay, तो इनका जो इनको परचेज किया जाता है वो मीडियम अमाउंट्स में किया जाता है, और जैसे कि इनकी ज़रूरत है उस हिसाब से किया जाता है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर जो है वो रहते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द एसेंशियल कैटेगरीज। नेक्स्ट इज द डिजायरेबल। डिजायरेबल क्या है? आइटम्स हुज नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी टॉलरेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। डिजायरेबल आइटम्स आर स्टॉक्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड परचेज इज बेस्ड ऑन यूजेज एस्टिमेट। ओके, सो डिजायरेबल आइटम्स में अंडर द वीईडी एनालिसिस वो आते हैं कि जिनका अगर हम बात करें कि अगर ये इनकी अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो हम काफ़ी लंबे टाइम तक टॉलरेट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इनकी होती है, लेकिन अगर थोड़ा टाइम या कुछ और टाइम भी अगर इनकी अवेलेबिलिटी ना हो, तो हमारा जो काम है वो आगे यहाँ ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्पिटल में, वो रुक नहीं जाएंगी, वो चलती जाएंगी, लेकिन फिर भी इनकी ज़रूरत जो है वो होती है। और डिज़ायरेबल आइटम्स जो है कि जो होती हैं उनका स्टॉक हम रखते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होता है, और बेस्ड ऑन यूजेज एस्टिमेट कितना वो यूज़ होते हैं उसी के बेसिस पे उनको परचेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में नीचे थोड़ा सा मेंशन किया है मैंने, although the proportion of the vital, essential and desirable items varies from hospital to hospital depending on the type and quantity of the workload, on an average vital items are 10%। ये जरूरी नहीं है कि किसको हम वाइटल या डिजायरेबल और एसेंशियल की कैटेगरी में हॉस्पिटल में रखते हैं। बहुत सारों में सेम भी कैटेगरीज को यूज किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेम कैटेगरीज में लिखा जाता है, रखा जाता है। लेकिन अगर एक हम एस्टिमेट एवरेज देखें तो उसमें क्या है कि जो वाइटल आइटम्स है वो 10% है, और टोटल आइटम्स में से जो वाइटल आइटम्स होती हैं वो 10% होती हैं, एसेंशियल आइटम जो 40% होती हैं, एंड जो डिजायरेबल आइटम्स हैं वो 50% टोटल आइटम्स से है वो उनमें से होती हैं। ओके, सो ये है वाइटल, डिजायरेबल और असेंशियल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ है कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर अ नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर वेरी वाइटल और क्रिटिकल इन प्रोडक्शन, एंड their availability must be ensured at all times for smooth production, so need to be strictly controlled। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वहाँ पे होती हैं, जिनको हम असेंशियल कैटेगरी में रखते हैं या वाइटल कैटेगरी में सॉरी रखते हैं हम, और इनका क्रिटिकल और स्ट्रिक्ट वॉच जो है वो रखा जाता है, ताकि ये वो आइटम्स हैं। देखिए मोस्टली ये जो आइटम्स अगर हम बात करें तो इनका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कम भी होगी, लेकिन इनका यूजेज बहुत है। देखिए एबीसी एनालिसिस में जब हमने किया था तो हमने जो ए कैटेगरी रखी थी तो उसमें वो थी जिनका यूजेज कम था लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो वैसे ही वीईडी एनालिसिस है जिसमें वाइटल आइटम्स हैं, जरूरी हैं, ओके, लेकिन इनकी कॉस्ट जो है वो कम है। ओके, नेक्स्ट
असेंशियल आइटम्स फॉलो वाइटल आइटम्स इन देयर हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस। तो वाइटल आइटम्स के बाद जो है वो असेंशियल आइटम्स आते हैं, जो इनके साथ जो है ज्वाइन करते हैं इनको। एंड डिजायरेबल आइटम्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल कंसिडरेशंस। तो जो डिजायरेबल आइटम्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एज द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, विच आर लूजली कंट्रोल्ड एट द लोअर लेवल। उनको आराम से लोअर लेवल के जो हेल्थ पर्सोनल्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो लोअर लेवल के जो पर्सोनल्स हैं वो उसको डील करते हैं, और उसके यूजेज एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली इनको प्रोक्योर या परचेज जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। ये मैंने आपको कुछ एक जो है पर्पसेस एक्सप्लेन इसके कर दिए हैं कि क्यों हमें ये जो ज़रूरत है इनकी क्या है, कि वीईडी एनालिसिस जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में जुड़ी हुई कुछ लाइंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, नेक्स्ट लास्ट इसमें आता है कंट्रोल ऑफ द वीईडी आइटम्स। अगर वीईडी आइटम्स हम कैटेगरी यूज कर रहे हैं तो हम वो कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए है यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी वन आइटम्स, दीज आइटम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड रिक्वायर्ड कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेटर हिमसेल्फ। तो जो वाइटल आइटम्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉप लेवल की मैनेजमेंट, तो वो उनको खुद कंट्रोल करे। क्यों? कि मैंने आपको बता दिया कि इनके बिना जो है वो ट्रीटमेंट स्टैंड स्टिल हो जाएगा, आगे सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है बी कैटेगरी, कैटेगरी टू आइटम्स हैं, दीज आइटम्स आर ऑफ इंटीमेट इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस एंड शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टोर। तो ये डायरेक्टली जो है एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन के अंडर नहीं चलती हैं, लेकिन इनको जो है हम ये कह सकते हैं कि अंडर द कंट्रोल ऑफिसर स्टोर इंचार्जेस होते हैं वो इनको डील करते हैं। और कैटेगरी थर्ड आइटम्स हैं जो उनमें वो इंक्लूड होते हैं, दीज आइटम्स आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस which can be left under the control of the storekeeper। ओके, पहले स्टोर मैनेजर है, फिर स्टोर कीपर है, एक टीम है इनकी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटेगरी थर्ड है जो वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज जो हैं, लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, तो वो आगे चल के इन सी कैटेगरी या हम कह सकते हैं कि थर्ड कैटेगरी, जैसे कि अगर बीईडी में बात करें तो डिजायरेबल आइटम्स को वो डील करते हैं, वाइटल आइटम्स को डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और जो इंसेंशियल आइटम्स हैं उनको डील करते हैं जो स्टोर इंचार्जेस हैं या हाई लेवल के मैनेजर्स हैं। और थर्ड आइटम जो थर्ड टाइप के आइटम्स हैं, डिजायरेबल आइटम्स हैं, तो उनको जो है स्टोर कीपर्स जो है वो डील करते हैं। द ग्रुपिंग विल essentially depend upon the strategy of management and the environment of functioning, and however these simpler techniques can be effective in material management system। ये सिंपल सी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, एबीसी एनालिसिस, बीडी एनालिसिस। तो अगर हम ये एनालिसिस कर लें, ये अगर हम मैं बात करूं कि अगर नर्सिंग से हट के भी, तो वीडी और एबीसी एनालिसिस हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर हम अपना बजट प्लान करते हैं तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है ईबीसी, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो घर का बजट है वो भी सेफ रहे। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आप घर पे किसी भी लाइफ के किसी भी जो है मूवमेंट में आप किसी भी टाइप की जो मैनेजमेंट की कोई भी प्रोसेस है या टॉपिक है वो इम्प्लीमेंट होता ही होता है। तो ये भी ए बी सी और वीडी एनालिसिस कहीं भी यूज होते हैं। नेक्स्ट लास्ट आइटम्स विद हाई क्रिटिकलिटी वी बट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी शुड रिसीव हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो वी आइटम्स जो हैं जो जिनको हम कैटेगरी देते हैं वाइटल आइटम्स की, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो कम चाहिए। ठीक है, लेकिन आइटम्स विद लो क्रिटिकलिटी डी विच आर रिक्वायर्ड इन बिग क्वांटिटी शुड बी रिसीव लीस्ट प्रायोरिटी। ओके, इनकी अमाउंट ज़्यादा चाहिए। तो ये एक जो है वीडी एनालिसिस हमारे सामने है, एबीसी और वीडी एनालिसिस। तो ये था आपके सामने मटेरियल मैनेजमेंट का टॉपिक। ओके, तो इसमें मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, और इसको आगे आगे हम कैसे जो है वो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनको कैसे कैटेगराइज करके उनकी परचेजिंग, उनकी प्रोक्योरमेंट हम कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एबीसी वीईडी एनालिसिस एंड एज अ होल मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आपको जो है शेयर कर रहा हूँ उसकी स्क्रीन जो है।
सो छोटा सा टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ने को मिलती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी, और कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का भी एक पार्ट रहता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के यूनिट्स में इसको जो है एक एज अ टॉपिक यूज किया जाता है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी एज अ होल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि देखिए जो है पहले आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो टाइम टू टाइम इसमें 5 ईयर प्लान्स बने हैं, उसके बाद कमेटीज बहुत सारी आई हैं, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज का यूज़ करना पड़ा है। तो 1970s में जाके 1977-78 में इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी की एक छोटी सी शुरुआत होती है, एलमेटा डिक्लेरेशन होता है। तो उसी के बेस पर उस जो हम डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे एक हेल्थ फॉर ऑल नाम का जो एक थीम जो है वो डिसाइड किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड किया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें तो इंडिया भी एक मेंबर था। तो वहीं से जो है एक हेल्थ फॉर ऑल का टॉपिक या थीम लेके इसके ऊपर ही बेस्ड होकर इंडिया ने अपनी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को फ्रेम किया, जो उसके बाद में री इम्प्लीमेंट की गई 2002 में। और आज भी उसके बाद में 2017 या उसके बाद में भी इसको रीलॉन्च करके दोबारा जो है वो चलाया गया, ताकि एक इंडिया को एक स्ट्रेंथन्ड हेल्थ सिस्टम जो है हम प्रोवाइड कर सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन। So health policy during British period in India served the interest of the elite and urbanized population, laid emphasis on the medical services through hospitals and dispensaries, etc. It gave boost to rapid expansion of the drug industry, commercialization of medical practice. Public health was almost neglected, resulting in higher morbidity and mortality at young age. तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले इंडिया का सिस्टम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और उससे भी पहले थोड़ा सा ज़्यादा ठीक नहीं था, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिस्टम था ही नहीं, था लेकिन वीक था। तो तब मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और उन्हीं को कम करने के लिए, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक फाउंडेशन अगर हम बात करें तो वहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन 1983 में इस पॉलिसी के द्वारा हुआ। सो सेकंड इसमें है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया वर बेस्ड ऑन द डायरेक्शन सजेस्टेड बाय फोर कमेटी एंड लेटर on got modified on the basis of recommendations given by the subsequent committees and the planning commission through the process of 5 year planning system। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि 5 ईयर प्लान्स और कुछ एक बहुत सारी कमेटीज जो हैं, जिसके अगर मैं नाम लूँ, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी और बहुत सारी कमेटीज हैं। तो इन 5 ईयर प्लान्स और कमेटीज के भी जो रिकमेंडेशन हैं या उनके 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव थे। सो आज का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इन्हीं के ऊपर बेस्ड था, और इन्हीं के बीच में ही एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन्हीं की किसी की कुछ एक रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड होकर इनको बनाया गया। ओके, नेक्स्ट, the formal national health policy was evolved after global acceptance of health for all by 2000 AD in 1976-77 through primary healthcare strategy। जैसे मैंने आपको बताया कि 76, 77, 78 में प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी के अंडर एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी की शुरुआत की गई, जिसका एक मेजर हमने ऑब्जेक्टिव मान के चले थे, हेल्थ फॉर ऑल। ओके, तो ये हमारा थीम था। एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ICMR, ICSSR जॉइंट पैनल, इट इज नोन एज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। और इन दो ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 जो है उसको अप्रूव किया गया बाय द पार्लियामेंट इन 1983। एंड द पॉलिसी प्रोवाइडेड पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सपोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन in taking decisions and actions which were essential for attaining health for all through primary healthcare approach। और इसी थीम पर बेस होके, इसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होके आगे चल के हेल्थ फॉर ऑल की जो थीम पर बेस्ड होकर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 को लॉन्च किया गया, पार्लियामेंट से इसे अप्रूव किया गया, और आज भी ये पॉलिसी हमारे देश में इम्प्लीमेंटेड है। और सेकंड इसका था, जो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 वाज टू अटेन द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल।
एंड दैट वाज द मेन गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। देखिए हेल्थ फॉर ऑल से कई बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल का मीनिंग सबकी जो है हेल्थ को 100% मेंटेन करना। देखिए 100% हम इसको अगर एक्सप्लेन करें हेल्थ फॉर ऑल को, उसका मतलब ये है कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देना, और जो है डिजीज रेट है, डेथ रेट है, तो हर एक चीज़ को नॉर्मलाइज करना, उसको बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल। जो सर्विसेज है हमारे पास हेल्थ की, तो सबको एक्सेस प्रोवाइड करना उसकी, जो वीकर सेक्शंस है पॉपुलेशन के वो भी ले सकें, तो तब जाके जो है एक्सेस अगर होगी और सब उस सर्विस को ले पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे, तब कहीं जाके हम इसको हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव कर पाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन जो है जितने भी लोग हैं, हम सभी की ठीक हो, डिजीज रेट और मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट बिल्कुल कम हो, तब उस चीज को हम बोलेंगे हेल्थ फॉर ऑल। सभी कुछ जो सर्विसेज हैं सभी के लिए प्रोवाइड की गई हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कम्युनिटी, कल्चर। ओके, सो जिनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे नीड है उनको पहले देकर बाकी को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट जो है सर्विसेज करना ही हेल्थ फॉर ऑल। ओके, सो यही इस पॉइंट का मेन ऑब्जेक्टिव था, और यही था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, the national health policy strongly stressed the creation of the primary health care infrastructure, coordination with health related services, and the action involvement of the voluntary organizations and the provision of essential drugs and vaccines. So, national health policy ने सिर्फ हेल्थ सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करने की हमने इसमें बात की है, जो इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रॉन्ग होगा, सेकेंड एसेंशियल ड्रग्स एंड वैक्सीन को सप्लाई किया जाएगा, और इसके अलावा क्वालिटेटिव जो है हमने अप्रोच रखी है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्वालिटी की होंगी, जो स्टाफ रहेगा इसमें उसको एडिक्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एंड द मेडिकल रिसर्च ऑन कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। जो बहुत हमारे पास जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, उनके रिलेटेड रिसर्च करवाना, लोगों को उनसे प्रिवेंट करना, ताकि अगर ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटीज को जो ट्रीटमेंट है वो हमें ना करना पड़े, और जो हम प्रिवेंशन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, द हेल्थ पॉलिसी है द फॉलोइंग की एलिमेंट्स, कुछ एक एलिमेंट्स थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, जैसे कि क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी, मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द कम्युनिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इसका यही था कि कम्युनिटी में जो है डिजीजेस के बारे में लोगों को अवेयर करना, और लोगों को उनकी खुद की प्रॉब्लम, खुद की हेल्थ डिजीज जो है, हेल्थ से जुड़ी हुई डिजीजेस हैं, उनको खुद कैपेबल बनाना कि वो आगे जाके इसको कंट्रोल कर सके। सेकेंड, सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट पीपल कैन अफोर्ड। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके अब तक जितने 5 ईयर प्लान है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव था सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, बट टिल वी आर नॉट हैविंग द एक्सेस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एट द लेवल वी नीड। ओके, सो सप्लाई जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वो प्रोवाइड करवानी थी, और बेसिक सैनिटेशन जो है इसमें एक पॉइंट था। नेक्स्ट, third is the reduction of the existing imbalance in the healthcare services by concentrating more on the rural health infrastructure। देखिए 70% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, तो इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक मेन पॉइंट था कि उस पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए, और प्रायोरिटी बेसिस पे रूरल एरिया में लोगों को जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक डायनेमिक जो है हेल्थ प्लानिंग सिस्टम बनाना, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाना था इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम आगे चल के हेल्थ से रिलेटेड प्लानिंग कर सकें, हेल्थ प्रोग्राम जो हैं वो उनको प्लान कर सकें, जैसे कि आज बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, नेशनल मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम, एंटी मलेरिया प्रोग्राम, एज कंट्रोल प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, जितने भी नाम लूँ, RCH, NRHM, तो ये सभी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट था कि एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए अंडर द पॉलिसी, so that we can plan for the various policies and programs for strengthening of the healthcare system of India. Okay, next. तो इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स थे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में थे, जैसे कि प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। ओके, लेजिस्लेटिव मींस टू से, लेजिस्लेटिव की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है लॉज, कानून जो है वो बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव सपोर्ट जो है
इसमें देखिए जैसे बहुत सारे लॉज हैं वो हेल्थ से जुड़े हुए हैं। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है टेस्ट है उससे जुड़ा हुआ एक एक्ट है, एमटीपी एक्ट है। और इससे इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन से जो जुड़े हुए, रिवर वाटर पोल्यूशन से जुड़े हुए एक्ट्स हैं, वो सारे लॉज के अंडर आते हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में उनकी भी जगह है। और इससे जो है बहुत सारे सोशल इश्यूज जो हैं उनको दूर करना एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, कंसर्न एक्शंस टू कॉम्बैट वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। माल न्यूट्रिशन बहुत सारे हम बच्चों में देखते हैं। बहुत सारे जो है बच्चे हैं, छोटी एज के बच्चे हैं, तो उनकी जो डेथ है वो इसी वजह से हो जाती है कि वो माल नरिश्ड रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, रिसर्च इन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एंड लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का और एम या गोल अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये था कि रिसर्च करनी, अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं, सस्ते और बढ़िया मेथड्स क्या हो सकते हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी जो हम हेल्थ केयर सर्विसेज में यूज कर सकें या लोगों को प्रोवाइड कर सकें एक अफोर्डेबल जो है बजट। एंड लास्ट, ग्रेट कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम, आयुष, और इसके अलावा जितने भी मेडिसिन सिस्टम है सबको कंबाइन करना, कैसे हम इन सबको कंबाइन करके सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट वाज आल्सो द मेन पॉइंट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। लास्ट इसमें कुछ एक गोल्स थे। तो ये की एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए भी क्या क्या इस पॉलिसी के अंडर करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कुछ एक गोल्स को सेटअप किया गया था। तो वो कौन कौन से गोल थे अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, कौन कौन से गोल और कब तक उनको अचीव करना था। इसमें फर्स्ट जो है रिडक्शन ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 125 इन 1983 टू बिलो 60 बाय 2080। तो ये फर्स्ट जो इसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट गोल यही था कि 2000 जो ईयर तक जो टाइम पीरियड था 2000 तक, अप टू 2000, तो 125 जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसको डिक्रीज करके 60 तक लेके आना था। और मैं दूसरी आपको बात बता दूं, किसी भी कंट्री के जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना बढ़िया है तो वो उसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, वही इसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वाज टू रेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 52.6 इन 1983 टू 64 बाय 2080। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एक कंट्री में एवरेज एक पर्सन जो है सिटीजन वहाँ के कितनी एज ग्रुप तक वो, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकते हैं कितनी एज ग्रुप तक, कितनी एज तक। ठीक है। तो ये था इनका एक एक्सपेक्टेंसी लेवल जो है 52.6 से 64 तक लेके आना। नियर अबाउट इंडिया में एट प्रेजेंट 66 और 67 जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रहा है। नेक्स्ट, to reduce the crude death rate from 14 in 1983 by 9 by 2000। crude डेथ रेट मीन्स इसमें स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं आता ना आता, इसमें टोटल डेथ्स आती हैं किसी भी रीजन से हुई हुई डेथ, आइदर नेचुरल और थ्रू एक्सीडेंट्स और थ्रू एनी डिजीज, तो वो उसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। तो वो 14 था जो 1983 में, उसको 9 तक लेके आना था 2080 तक। नेक्स्ट, टू रिड्यूस क्रूड बर्थ रेट फ्रॉम अराउंड 35 इन 1983 टू 21 बाई 2080। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं कि बर्थ रेट को कंट्रोल करना 35 से 21 तक, एंड टू अचीव नेट रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ 1 बाई 2080। और ये भी फैमिली प्लानिंग से जुड़ता है ताकि हम पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकें। नेट रिप्रोडक्टिव रेट है जो 1 पे लेके आना था, इसके पहले 2.1 भी था, अब यहाँ पे 1 रखा हुआ। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू एंटायर रूरल पॉपुलेशन बाय 2080। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करवानी थी, अच्छा पानी, साफ पानी 2080 तक। दैट वाज द लास्ट, हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था, तो गोल था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का, जो इसे अचीव करना था। लेकिन 2000 जो है सन तक वहां तक चेक किया गया, ऑब्जर्व किया गया, लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स इसके जो अचीव नहीं हो पाए थे। सो बेस्ड ऑन दैट, a new national health policy of national health policy 2002 was again implemented in India, and उसके बाद 2017 है, उसके बाद भी इसके गोल्स को आगे जो है फॉलो किया गया। ओके। सो 2002 में 1983 के बाद 2002 में इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, और उसके जो है वो आगे चल के अलग जो है वो ऑब्जेक्टिव थे, वो मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। ओके। सो आज के लिए हमारा टॉपिक था वो यही था, वीईडी एनालिसिस एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। ओके। सो ये वीडियो इसके बाद पोस्ट हो जाएगी आपके फेसबुक, जो हमारे कॉलेज का ऑफिशियल फेसबुक पेज है,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड भी इसको कर सकते हैं। सो बाकी जो है नोटिफिकेशंस लाइव सेशंस के वो आपके पास पहुंच जाएंगे, तो हमारे साथ जो है वो आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।